ये मेरे ससुर है। ये बुलेट मंगनी जब मेरी हुई, हम लोग को कुछ कोई अंदाजा नहीं था कि अब्बू ने बुलेट देंगे। और मेरे ससुर बाकायदा बोले हैं कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगा। सीनियर साहब ने मेरा साथ दिए। वो बोले कि घर लेकर अलग रहने के लिए। गोइंडी में मीटिंग हुई थी, बहुत गाली गलौज इन लोग ने किए। फिर इसके बाद गाली गलौज ही मुझे अकेले में ले जाया गया समझाने के लिए कि कैसे रहना है। तो मुझे अरमान काजी अकेले में लेकर गए। अब बोलते हैं कि बच्चों का खर्चा वो क्यों देगा, तुम्हारे अब्बा संभाले। मेरे माँ बाप को भी गाली दिया जाता है। मेरा मांग ये है कि मैंने शादी किया, 50-55 लाख रुपए जो उसमें लिखा है मैंने। अच्छा है, आज 3 साल में ये बच्ची 2 बच्चे की माँ बन गई और इनका मेन मुद्दा है जहेज। इनको मुंह को लग गई है हाव। अरमान काजी पर जबरन तलाक लेने का लगा आरोप। खूबसूरत बच्चा होने की वजह से डीएनए करवाने की मांग। शादी में पीड़ित के पिता ने 18 तोला सोना, 40 लाख से ज्यादा किए खर्च, साथ दिया बुलेट। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मुंब्रा की निखत अंजुम इन दोनों अपने न्याय के लिए दर बदर भटक रही हैं। अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर अपने पति और उसके पूरे परिवार के खिलाफ अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं। निखत अंजुम के अनुसार एक ऐसी पीड़ित महिला है जिसकी आप बीती खुद आप सुनेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंब्रा निवासी निखत अंजुम वलीउल्लाह मंसूरी की। 3 साल पहले जिसने अपने माता पिता की रजामंदी से अपना जीवन साथी चुन लिया था। वलीउल्लाह मंसूरी नामक से शादी रचा ली थी। सभी दोनों पक्षों के लोगों में खुशी थी कि अचानक निखत अंजुम को प्रताड़ित करना उस समय शुरू हुआ जब निखत अंजुम ने अपने पति की बातें मानने से अपने पिता से पैसे मांगने सीधे तौर पर मना किया। निखत अंजुम को बार बार अपने पिता शकील मोहम्मद से मोटी रकम मांगने की जबरदस्ती की जाती थी। आखिरकार उस पर कभी पैदा हुए बच्चे को लेकर सताया गया, उसका डीएनए टेस्ट करने की बात की गई तो कभी पिता को कहकर टीएमसी में घर दिलवाने का प्रेशर किया गया। मामला इस्लामिक जानकार लोगों तक गया, कहीं जगह तो तलाक लेने और धमकी तक निखत अंजुम को दी गई। इसी के चलते निखत के पिता ने पूरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत की, इंसाफ की गुहार लगाई और अर्जी दे दी ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। निखत अंजुम अपनी शादी के बाद मुंबई के कोरला LIG कॉलोनी में अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी, जहाँ उसे मानसिक रूप से तंग किया जा रहा था। निखत की मदद के लिए मुंब्रा शहर की चर्चित समाज सेविका परवीन आपा अब मदद के लिए आगे आई हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ निखत अंजुम ने शिकायत की पुलिस स्टेशन में, क्या कुछ पीड़ित के पिता का कहना है, क्या कहना है परवीन आपा का, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। निखत अंजुम जी, ये बताइए, मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आप अभी थोड़ी देर पहले गए थे, अपने ससुराल अपने हस्बैंड के खिलाफ और अपने पूरे ससुराल के मेंबर्स के खिलाफ गए थे। क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं? मामला ये है कि मेरी शादी को 3 साल हो गया। मेरी शादी जनवरी के 2-3 तारीख को हुई थी। अब मुझे 3 साल से टॉर्चर किया जा रहा है हर एक चीज़ पे। एक महीने मैं शादी करके गई, मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ। मुझे हर एक चीज़ के लिए तुम्हारी अम्मी ने दहेज ये चीज़ नहीं दी है, तुम्हारी अम्मी ने जेवर अच्छा नहीं दिया, नंदों को टॉर्चर, कोई आकर धक्का मार के जाता है। मुझे लड़ाई झगड़ा बहुत टॉर्चर किया जा रहा था उस घर में शुरू से। 9 लोगों के खिलाफ आपने एक शिकायत दर्ज की है जिसमें इफ्तिकार नाम बताया जा रहा है, समीउन्निसा नाम है, वलीउल्लाह नाम है, उसके बाद में हबीबा नाम है, अनम नाम है, मोहम्मद वसीउल्लाह नाम है। इसमें क्या मामला था? ये इकरा भी इसमें एक नाम आपने ऐड किया है। ये सभी लोग आपके रिश्तेदार है, आफिफा नाम बताया है। इसमें एक ही घर में ये लोग रहते थे, आप भी उस घर में रहते थे? हाँ, सब ये घर में रहते थे। तो इन लोगों के नाम आपने क्यों अर्जी में डाला है? मतलब किस चीज़ की अर्जी किए है, क्या लेन देन था आपका? मतलब यहाँ से आता है कि मैं प्रेग्नेंट हुई शादी के 1 महीने के बाद। इन लोग ने एक चीज़ के लिए मुझे तरसा डाले, कोई चीज़ ला के नहीं देते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। यानी कोई कैद नहीं, बस एक हिसाब है ना, शादी करके नौकरानी बनाते ना इंसान को, उसी तरह मुझे ट्रीट करते थे इन लोग। प्रताड़ित करने में आपके हस्बैंड भी इन लोगों का साथ दे रहे थे? मैं अपने हस्बैंड को सब बताती थी रात में, लेकिन ये बोले, मेरे अब्बा बोले हैं कि मेरे बहनों के खिलाफ नहीं जाने का। उनको बताया, उनके अब्बा ने उनको सख्ती से टॉर्चर किए, बोले कि नहीं बताए, मेरी बेटियों के खिलाफ वो कुछ भी करे, आपको आवाज़ नहीं उठाना है। ये भी वो साथ में शामिल थे। तो ये जो शादी आपकी हुई है, क्या आपके रिलेटिव में हुई है? कैसी है शादी? नहीं, रिलेटिव में नहीं हुई है।
हाँ मतलब रिश्तेदारी में नहीं। नहीं, रिश्तेदार में शादी नहीं हुई है। हाँ, डिमांड तो किए थे, मेरी मंगनी हुई, मंगनी बहुत धूमधाम से की अम्मी ने, अब्बू ने। ओके। उसमें 4-5 लाख जो खर्चा किए, इन लोग सामने से कैश भी 2 लाख मांगे। 2 लाख कैश, 1 लाख ससुर को दिए, 50,000 मेरे शोहर को दिए, और 50,000 सब बच्चे जितने उनकी तरफ से फैमिली आई थी उन सब में भी बांटे। और जो नहीं आए थे, जो मेरे यानी सास की जेठानी, वो लोग नहीं आए तो उनका भी पैसा इन लोग ने मांगे मेरे अम्मी से, अकेले में बुलाकर। मंगनी होने के बाद इन लोग ने मुझ पर फोर्स डाले बात करने के लिए। मैंने बात करना स्टार्ट की तो इन लोग ने पूछने लगे जेवर कितना बनाया है, क्या है, उसी हिसाब से फिर हम लोग बुलेट देने का इरादा कुछ नहीं था। अब्बा ने बोले जो हमारे पास रहेगा हम वो देंगे अपने बेटे को। आप जो जेवर की जिक्र कर रही हो, इसके कुछ कागजात हैं, कुछ सबूत? जी हाँ, कागजात है मेरे पास। अर्जी में आपके लिखा हुआ है कि इससे 50-45 लाख रुपए का आपने शादी में खर्चा किया था। हाँ, एक बुलेट गाड़ी भी आपने दिया था, 17-17 तोला आपने सोना भी दिया था। ये सब देने के बावजूद, लेने के बावजूद उनके अभी क्या नया मामला है, क्या डिमांड है अभी उन लोगों की? डिमांड उनकी ये है कि तुम्हारे अब्बा घर देंगे तो हम आपको अलग रखेंगे। डिमांड उनकी यही है, और डिमांड बार बार ये है कि घर नहीं देंगे तो हम तलाक दे देंगे तुमको। ये मेरे ससुर है। ये बुलेट मंगनी जब मेरी हुई, हम लोग को कुछ कोई अंदाजा नहीं था कि अब्बू ने बुलेट देंगे। मेरे शोहर, मैं बात कर रही थी तो वीडियो कॉलिंग पे मुझे दिखाया बाकायदा कि अम्मी अब्बू कहीं जा रहे। बोली कहाँ जा रहे? बोले बुलेट लेने के लिए। बोली किसने बोला? बोले कि अब्बू अम्मी पसंद करने जा रहे। तो मैंने ये जिक्र अपने वालिद साहब को बोली तो वालिद साहब बोले कि नहीं, मुझे इस सब का नहीं खबर है। हालांकि इन लोग ने सामने से बुलेट मांगे, जिससे हमको मालूम नहीं था कि ये बुलेट हमको देना है। इन लोग पहले से तैयारी कर लिए थे कि हमको बुलेट लेना है। शादी होके 3 साल हो गए, हाँ। 2 मासूम बच्चे हैं आपके, लाखों का खर्चा किया आपने, अब उस घर में आप रह रहे नहीं है। क्या पुलिस से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे शोहर मेरे बच्चों लोग के लिए मोहब्बत नहीं है। एक वालिद रहते हैं जो ना अपने बच्चों के लिए, दुनिया में सबके हर कोई माँ बाप है। सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ इस चीज़ की होती है कि वो बाप हो के अपने बच्चों की मोहब्बत नहीं, खाली उनको ये है कि जो मेरे अब्बा कहेंगे मैं उस पर राजी। अगर मेरे अब्बा बोले तलाक देने के लिए तो मैं तलाक दूंगी। मैं 2 साल से खाली इधर दर बदर भटक रही हूँ। मुझे मेरे बच्चों का खर्चा 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। 11 तारीख को आपने अर्जी किया था मुमरा पुलिस स्टेशन में, जी 15 अगस्त। जी। और अभी तक के मुमरा पुलिस स्टेशन से आपको क्या आश्वासन मिला है, क्या मदद मिली है? बस तारीख पे तारीख सामने वालों ने दे रहा है कि हम ये तारीख पे आएंगे। पुलिस वाले फ़ोन कर रहे तो बोले हम आज नहीं आ पाएंगे, कल परसों में आएंगे। आए हैं तो लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा कुछ भी। अब वो सामने वाली तैयार नहीं है कि हम अलग घर लेकर रहेंगे। अब मुझे इस चीज़ का भी डर है कि वो अलग घर लेके रहेंगे तो मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मुझे धमकी दिया गया है। मैं अभी लास्ट जो आज 8 महीने से यहाँ हूँ, उसके धमकी दिया आपको? मेरे ससुर ने धमकी दिया। क्या धमकी? मेरे देवर ने धमकी दिया कि हम लोग जान से भी मार सकते हैं अगर आपकी रायगी तो। और मेरे ससुर बाकायदा बोले हैं कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगा। अभी जो आपका खर्चा है, 2 बच्चों का जो खर्चा है, वो कौन कर रहा है? अब्बू सारा कर रहे, 1 रुपया नहीं। मेरे बच्चा 1 साल का 2 साल का होने वाला है। मैं बेटे का 1 रुपया उन लोग का नहीं जानती, सब अब्बा। अभी आप पुलिस स्टेशन में गए थे, क्या बात हुई आपकी, क्या कहा पुलिस वालों ने आपसे? पुलिस वालों ने कहा है कि वो अलग रहना नहीं चाहता। वो बोल रहा है मुझे टाइम, मेरी वालिद साहब बीमार है। बीमार उनकी वालिद साहब शुरू से नहीं थी, मैं गई हूँ, मुझे मालूम पड़ा कि बीमार है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बिस्तर पे लगे रहते। मैं भी रहकर आई हूँ, देखी हूँ। मेरे को भी तकलीफ है। मैं भी दुआ ही करती थी उनके लिए, उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगी। जो छोटी मोटी तकलीफें हुई सब कुछ की मैंने। मैं 2-3 मरतबा अपना घर बसाना भी चाहिए, लेकिन इन लोग एक्सेप्ट नहीं किए। बस ये कि अपने सामने से कॉम्प्रोमाइज करने की बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की। बस इन लोग का मसला ये है कि जब मेरा खर्चा, मेरे बच्चों का जब प्रेग्नेंट हुई या फिर कुछ खर्चा हुआ, बस इन लोग ऐसा मसला ढूंढते हैं, झगड़ा किए, बस घर से धक्का मार के निकाल दिए। मेरे शौहर यहाँ तक के भी बोलते हैं कि आप अपने वालिद साहब के घर रहो, मैं चाहता हूँ कि वहीं रहे, मेरा खर्चा बचे। आज आप मुमरा पुलिस स्टेशन गए थे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल सिंधिया से मुलाकात की आपने, क्या आश्वासन मिला और क्या कहा सीनियर किया? सीनियर साहब ने मेरा साथ दिए। वो बोले कि घर लेकर अलग रहने के लिए, लेकिन उन्होंने बोले मुझे थोड़ा टाइम चाहिए बात करने का। तो सीनियर साहब ने बाहर भेजे बात करने के लिए, बोला थोड़ा बात करके आप आओ मेरे पास। तो ये मेरे शौहर सक गए बात करने के लिए, बोले मुझे एक टाइम का और टाइम चाहिए, मैं बात करूँगा। और सीनियर साहब मेरे को बोले कि मैं आपके साथ अच्छा ही होगा,
आपके ससुरे ने एक मीटिंग किया था गवंडी में, कोई अरमान काजी के साथ में आके, क्या चर्चा हुई थी, क्या कहा था आपको? गोयंडी में मीटिंग हुई थी, बहुत गाली गलौज इन लोग ने किए। फिर इसके बाद गाली गलौज ही मुझे अकेले में ले जाया गया समझाने के लिए कि कैसे रहना है। तो मुझे अरमान काजी अकेले में लेकर गए। पहले मैं उनके साथ, मौलाना अरमान काजी गोयंडी में रहते हैं, वो मुझे अकेले में लेके गए। बोले के ससुरे के दोस्त? हाँ, मेरे ससुर के दोस्त हैं, मेरे ससुर के दोस्त है। वो अकेले में लेके गए, मुझसे ये पूछते हैं कि तुम्हारे इतने मचमच चल रहे हैं तो 2 बच्चे कहाँ से हुए, 2 बच्चे कहाँ से हुए, गंदे गंदे मुझसे सवाल पूछते हैं। इन लोग हर जगह हर मौलाना की मीटिंग बैठाते हैं, मुझसे यही सवाल पूछा जाता है। अब बोलते हैं कि बच्चों का खर्चा वो क्यों देगा, तुम्हारे अब्बा संभाले। मेरे माँ बाप को भी गाली दिया जाता है कि हस्बैंड का बोलना ये है कि मेरे को घर दिलाओ तो मैं आपको रखूंगा। हाँ, मसला ये है। अपना देख लो, अपने बच्चों का आप देख लो। हाँ, अब मुझे तलाक की धमकी भी बार बार दिलाई जा रही है। मेरे अब्बू को फोन आते हैं, ये मौलाना दूसरे हर मौलाना के नंबर से फोन आते हैं कि आप लोग का नहीं जमता है तो आप लोग कुछ ले देकर ख़त्म करो। और उन लोग दबाव डाल रहे हैं कि मैं सामने से बोलूं। तलाक है। हाँ, तलाक के लिए। मुझे, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन वो सामने से रहने को तैयार नहीं। शकील साहब, आप मुमरा पुलिस स्टेशन में आज गए थे अपनी बेटी को लेकर, क्या मामला है? दहेज को लेकर उसको ससुराल में किस तरीके से परेशानी हो रही थी, आखिर 2-3 साल के बाद में ये जो मामला चल रहा है, आखिर क्या कारण है? मामला ऐसा है सर जी कि बताऊँ मैं कि मामला शादी के 1 साल से जब पहला डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के पहले से जब ये हुआ कि प्रेग्नेंट हो गई तो उनके घर वाले ये बोले साहब कि भाई पहला डिलीवरी है वो अपने माँ बाप के यहाँ होता है सब बच्चियों का। तो बच्ची हमारी फ़ोन की तो हम लोग बात करके लेके आए यहाँ पे। डिलीवरी हुई, डिलीवरी में 82,000 रुपया लगा, 82,000 रुपया लगा। उनके बाप ने पूछा कि भाई कितना लगा पैसा, हमने बताया भाई 80-82,000 रुपया लगा। उसके बाद 80-82,000 रुपया लगने के बाद हमने बच्ची को वहाँ से निकाल के लेके आए। 1 रुपया उन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे ले लीजिए, भाई हमारा पोता है। उसके बाद वो ये हुआ कि बच्चा, पहले ये होता था कि बच्चा काला होगा, काला बाप है, ये है वो है। बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ, उस पर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इसका DNA टेस्ट कराओ, बच्चा मेरे भाई का है कि नहीं है, ये लगाया गया। फिर उसमें जब हम लोग उससे चर्चा किए कि भाई आप क्यों बोल रहे हो, तो बोले बच्ची है, मजाक में बोल दी। कोई भी बात, बच्ची 18 साल की 20 साल की होगी, मजाक में बोल सकती है। डिमांड ये थी कि जैसे कि शादी हुई, शादी में हमने कहा कि भाई वो लोगों को जो शादी लगाया था वो बोले कि भाई ठीक है आपकी शादी है तो थोड़ा सा एक ही बच्ची है तो कायदे से करना। हमने शादी किया, पहले मंगनी हमने किया। मंगनी में हमने मंगनी किया तो मंगनी में बोले हम लोग घर में करेंगे, तो लोग बोले नहीं हाल में करना। तो हमने हाल बुक किया, हाल में हमने किया। उसमें उसने बोले कि हमारे घर के जो लोग हैं वो मिठाई खाली सुलेमान उस्मान के खाते, बाकी दूसरी मिठाई नहीं खाते। शादी कोई रिश्तेदार ने लगाया था या रिश्ते करने वाले? नहीं, मेरे एक दोस्त थे, वो कहीं शादी में गए थे तो वहाँ मिले तो मौलाना साहब बोले कि कोई लड़की बताओ, तो वो आए मेरे को बोले तो मैं बोला भाई चलो ठीक है देख लेते। भाई हर कोई बोलेगा तो देखने जाते आते हैं, देखे हमको भाई ठीक है पसंद लगा। आप बोल रहे हैं कि शादी ये किसी एजेंसी के थ्रू? नहीं, एजेंसी के थ्रू नहीं हुई। मेरे दोस्त एक थे, मैं बोला ना आपको, मेरे फैमिली मेड, हाँ फैमिली मेड के थ्रू हुई। मेरे एक दोस्त हैं मेरे घर के बाजू, उनका नाम है वाहिद अली। ये सब पूरी खबर उनको? हाँ पूरी खबर है उनको। क्या बोला उन्होंने उनके घर पे भी 2-3 मीटिंग हुई। जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब शादी के 1 साल के बाद से हुआ तो कहाँ मीटिंग हुई। हमारी 2, एक यूपी पुलिस चौकी में मीटिंग हुई, एक फिर यहाँ पुलिस चौकी में मीटिंग हुई। पहले 8 महीनों से सिर्फ मीटिंग ही हो रही? 8 महीने नहीं, 1.5 साल से मीटिंग हो रही है। मीटिंग हुई है जब पहला लड़का, जब पहले प्रेगनेंटी ये 2-3 महीने में जब अपने घर ले आया था, तभी से वो बोला था मैं तिलाक दे दूंगा जवाब दूँ, क्योंकि इसको गाली कैसा वो बात करता था कि भाई ठीक है आप आज बैठे हो मेरे सामने, तुम्हारे घर में एक कौन आया है, क्यों बैठ रहा है, क्यों खाना खा रहा है। किसी लड़के को देख लेता था, किसी लड़की को देख लेते थे, भाई कोई फ्रेंड है आई है मानने मिलने, क्यों मिलने आई है, किस लिए आई है, क्यों आने देते हो, ये सब मेरे को नहीं पसंद है। बोला तो भाई मेरे पास 7 बहन में मैं अकेला हूँ, मेरे 40-45 भांजी भांजा, तो कोई ना कोई मिलने जुलने सलाम दुआ करने आता है। मेरा मांग ये है कि मैंने शादी किया, 50-55 लाख रुपए जो उसमें लिखा है मैंने शादी में खर्च किया है। सारे प्रूफ है आपके पास? मेरे पास प्रूफ है सब। कुछ प्रूफ ऐसे है कि जो हाल का है नहीं लिखा रहता है, या खाने का नहीं लिखा होगा, तो हाल का भी मन्नत हाल वाला है वो बता देगा, और खाने का जो खाना बनाया था वो भी बता देगा।
किस तरीके से हमने खाना खिलाया था, वो जो लोग खाए तो वो भी बता देंगे कि भाई क्या खाना खिलाया गया था। हमने खाना का खाली 8,70,000 रुपये मैंने खाना का पैसा दिया था। परवीन आपा, आपके पास जैसा कि ये मामला आया हुआ है, दहेज प्रताड़ना का ही बोला जाएगा इस तरीके से, क्या मामला है पूरा बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो तुम सब भाई लोग को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और ये इसलिए भी मैं बोलूँगी कि इस बच्ची के लिए नहीं, मैं उन तमाम बच्चियों के लिए बोलूँगी। आज ये बच्ची मेरे पास आई हुई है, जिसके वालिद का फॉलो अच्छा है, वो कर सकते हैं, बच्चे के साथ घूम सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है। आज 3 साल में ये बच्ची 2 बच्चे की माँ बन गई, और इनका मेन मुद्दा है जहेज। इनको मुंह को लग गई है हाव। इन्होंने पहला डिमांड किया, चोरी किया, मंगनी में देखा 2 लाख। एक नॉर्मल मंगनी, गरीबों की तो शादियां 2 लाख में, भाई 1 लाख में शादियां हो रही है आजकल गरीब बच्चियों की। जब इन्होंने देखा 2 लाख की खाली मंगनी, 1 लाख रुपया लिफाफा, फिर इन्होंने शादी में बुलेट, घर का डेकोरेशन और 1.5 भाई सोना। आज के माँ बाप 1 तोला सोचने के लिए पूरा खानदान जमा होता है। अब इन्होंने भी एकलौती एक बेटी, और यूपी बिहार में जमता, भाई महाराष्ट्र में तो अपनी बॉम्बे की बेटियां तो झटपट माशाल्लाह उड़ जाया करती है। एक बेटी है, पूरा खानदान जमा हुआ, 17 से 18 तोला सोना दिया गया। अब इनकी लग गई पहली डिलीवरी में। बच्ची ने जो मुझे बताई है वो स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ। अब ये नहीं बोल पा रही है। देखो ऐसी बच्चियां जो नकाब में रहती है, दीन इल्म, वो बाहर आना नहीं मुनासिब समझती है, पर अल्लाह पाक ने ऐसी बच्चियों के लिए, अगर हम जैसों को, आप जैसों के लिए खड़ा किया है, तो हम लोगों का काम है बच्चों को इंसाफ दिलाना। तो ये बच्ची जब मेरे पास आई तो उसने मुझे सब बताया कि इसका हस्बैंड इसके साथ मेंटली हरीसमेंट, रात को जो इसको टॉर्चर दिया करता था। ससुर का भी रवैया कि नहीं, ससुर जो बोले वो बेटा करेगा। ससुर ने बोला औरत के पास जाओ तो जाओ, औरत के पास ना जाओ तो ना जाओ। और देवर, एक घर के अंदर 4 नंदे, ननन नंदोई, जिसका घर मुमरा में, लेकिन वो रह रही वही। क्यों रह रही है? क्योंकि माँ कैंसर पेशेंट। ओके, मुश्किल नहीं, देखो हम भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक उनकी माँ को अच्छा कर दे, लेकिन जो घर की पराई बेटी आपके घर में आई है वो आपकी असल बेटी है। आप अपनी बेटियों को रख के और ये बेटी को बोले इस पे जुल्म ज्यादती करना, और इसको इतना मेंटली हरिशमेंट करे बीच में कि ये अपने इसको लाए, इसको धक्का लगा, ब्लड निकला, इसको ही पकड़ते हैं, फोटो शूट करते हैं, और इसके पेरेंट्स को बुलाते, आपकी बेटी जानलेवा अपने आप को मार रही है, आ जाइए। इसको घर पहुंचा दिया जाता है। गांव में जब ये शादी में पहुंचती है, हाथ में मेहंदी है, तो उसको रात को टॉर्चर करता है, ये मेहंदी क्यों लगी गई है तेरे हाथ में? और अकेले, अभी क्या बताऊं, इसको अकेले रूम, समझ गए होगे, अभी मुझे इतना खुल के आप लोगों के सामने बोलना पड़ रहा है, बच्ची नहीं बोल पाई। इसको उस रात को भी इसने बहुत हरिसमेंट किया। फिर वहाँ के भी सरपंच बैठे, उतने लोगों के बीच में मीटिंग हुई, सब हुई कि बॉम्बे जाकर अलग रूम मैं लूंगा, इसका जेवरात इसको दे दूंगा, इसका जहेज दान दे दूंगा, मैं इसको अलग लेके खुश रहूंगा। पर बॉम्बे आने के बाद भी उसकी हरकत ऐसी रही। उस कलाम ये है आपा कि अभी आप क्या स्टैंड लेंगे? भाई हम लोग होते को, मैं पुलिस स्टेशन गई थी, एसीपी को लेकर, साहब का भी कॉपरेट मिला, अनिल सिंधे साहब ने भी बहुत कॉपरेट किया। देखो पुलिस स्टेशन से बुलावा जा रहा है, ये लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आ रहे, पर आने के बाद ये लोग टाइम दे दीजिए, हमें टाइम चाहिए सोचने का। आज तो भाई उसने इंतहा ये खत्म कर दिया कि आज जब बुलाया गया, सीनियर साहब ने अपना कीमती वर्क, मतलब एक पर्सनल मीटिंग चल रही थी, उसके बावजूद उन्होंने हम लोगों को लेके, एक बच्चे का मामला था, उन्होंने वर्क दिया, उसको बिठाए, समझाए, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया, मेरे पास मेरी कैपेसिटी नहीं है, और उम्रा जाने की कैपेसिटी है 1 लाख रुपया खर्चा करके। तो जब हमने सवाल किया उम्रा आप गए, तो बोले कंपनी ने भेजी। आपने 1.5 करोड़ 1 करोड़ का बंगला बना दिया, बोले वो चंदे में बना दिया गया। नहीं, अगर वहाँ चंदा जमाया जा सकता है एक बच्चे और 2 बच्चों का घर बसाने के लिए, क्यों नहीं? ये साहब ने भी पूछा। जी अनिल सिंधे साहब ने बोला आप लोगों का इतना सब हो रहा है, तो एक बच्चे का घर बसाने के लिए क्यों कॉपरेट नहीं? उनके मेहरबानी जो उन्होंने हक का बात किया, तो उस पर हमने बोला कि सर अगर ऐसी बात है तो हम लोग इसका डिपॉजिट का अरेंजमेंट करते हैं, बच्ची का वालिद तो दे ही देंगे, लेकिन फिल वक्त हमने अपनी डिसीजन अपने आप से बोल दिए कि हम इंशाल्लाह करके दे देते हैं, घर बसना है। तो हमने बिना वालिद से पूछे हमने बिंदास बोल दिया। तो उसके बाद भी उसने सोचा और बोला सर मेरे को 1 घंटे का बाहर जाने के बाद टाइम दो। फिर दोनों बाहर गए बाप बेटे, फिर उसके बाद वापस दोनों अंदर आते और बोलते कि हमको 1 दिन का होल्ड दो, परसों आके हम बात करेंगे। मतलब इन लोग ना, इसको देखो जिसको जी ये भाई वहाँ के इसके गाँव का बंगला है जो अभी ये बेटा बना के आ रहा है। ये बताइए बच्ची ने, जो मुझे तो पता नहीं है, बोलो बेटा तुम बोलो मुझे। हाँ ये गांव का घर है उन लोगों का। इन लोग करोड़ों रुपए का
लाखों रुपए। हाँ, तो वो सब भाई इनके पास हो जाएगा अरेंजमेंट। बस मेन मुद्दा है कि बाप से खुद का फ्लैट दिलाओ तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। आज वो बोलता है कि मुझे माँ की खिदमत, तो माँ की खिदमत के साथ 2 बच्चे जो उसने दुनिया में लाया उसकी जिम्मेदारी भी उस लड़के पे जरूरी है। लेकिन आज वो फिर एकदम इजी बोलकर चला जाता है कि परसों देखेंगे। और अरमान काजी जो है, जो अपने आप को बोलता है कि मैं मौलाना हूँ, तो मुझे आज बड़े अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है कि हमारे बड़े उलमा लोग इससे पूछे कि ये काय का है, कौन है ये अरमान काजी जो बच्चे पे दबाव डाल के बोलता है तलाक। तो साहब तो काम है बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो नहीं मानती वो मौलाना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।